नमस्कार। आप सभी बीए पार्ट तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम अपने पूर्व के व्याख्यान भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि की चर्चा करेंगे। आज का व्याख्यान इस अवधारणा का हमारा अंतिम व्याख्यान होगा। इसके पश्चात हम राधा कमल मुखर्जी की अवधारणाओं का अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। ए.आर. देसाई की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, उसके बारे में मैं आपको अध्याय 19 तक के सभी अध्यायों की चर्चा कर चुका हूं। चूंकि ये पुस्तक उपसंहार सहित 20 अध्यायों में वर्गीकृत है, अतः इस पुस्तक का जो उपसंहार है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इस पुस्तक की 19 अध्यायों का संक्षिप्त विवरण भी है। ए.आर. देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के विकास को 5 चरणों में रखा है। प्रथम चरण में राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार अत्यंत संकीर्ण था और यह चरण प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 के मध्य तक रहा। इस चरण में शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता जैसे कार्य हुए। केवल और केवल प्रेस की स्वतंत्रता और शिक्षा की स्वतंत्रता को ए.आर. देसाई भारतीय राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार मानते हैं। इसके अलावा इस चरण में भारतीय राष्ट्रवाद का सामाजिक आधार अत्यंत संकीर्ण था, कमजोर था और जिन आधारों पर राष्ट्रवाद की बात की जा सकती थी वे आधार केवल और केवल शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता थे। दूसरा चरण 1885 से 1905 तक की अवधि का है। इस अवधि में राजनीतिक असंतोष ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध दिखाई देते हैं, ऐसा ए.आर. देसाई का मानना है। दूसरे चरण की व्याख्या करते हुए ए.आर. देसाई ने कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से लेके 1905 तक का जो समय था वो भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का दूसरा चरण था और इस चरण में जो राजनीतिक असंतोष ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध दिखाई देता है वह महत्वपूर्ण है और इसी कारण भारत का राष्ट्रवाद तेजी से पनपता भी है। तीसरे चरण को देसाई 1905 से 1918 तक की अवधि में रखते हैं। इस अवधि में राष्ट्रीय आंदोलन तेजी से बढ़ते हैं। उदारवादियों के स्थान पर अतिवादी नेतृत्व में आते हैं। आत्मसम्मान, आत्मविश्वास इस अवधि में बढ़ता है। हिंदू दर्शन का भी विकास तेज गति से होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि भारतीय राष्ट्रवाद से मुस्लिम वर्ग जो है वह दूरी बनाने लग जाता है। ए.आर. देसाई तीसरे चरण की व्याख्या में बड़े स्पष्ट हैं कि यह जो तीसरा चरण है
वह 1905 से लेके 1918 तक की अवधि का है। और इसमें देसाई कहते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन का विकास तेज गति से होता है, और तेज गति से होने का कारण यह है कि जो उदारवादी जो थे उनके स्थान पर अतिवादी नेतृत्व में आते हैं, जिसके अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक मुख्य रूप से हैं। और इन अतिवादियों के नेतृत्व में आने के कारण भारत में जो राष्ट्रवाद है वो तेजी से विकास करता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रवाद आत्मसम्मान और आत्मविश्वास जैसी अवधारणाओं को आत्मसात कर लेता है, उसको अपना लेता है। इसी के साथ साथ हिंदू धर्म का भी तेजी से विकास होता है, हिंदू धर्म का भी तेजी से प्रसार होता है। और देसाई कहते हैं कि हिंदू धर्म का तेजी से प्रसार होना यह राष्ट्रीय आंदोलन को तो मजबूत करता है, वहीं राष्ट्रीय आंदोलन को यह कमज़ोर भी कर रहा था, क्योंकि भारत का जो मुस्लिम वर्ग था, भारत का जो मुस्लिम शासक मुस्लिम समुदाय था, वह राष्ट्रीय आंदोलन से दूर होता जा रहा था। इस कारण भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तेजी से बढ़ भी रहा था, लेकिन मुस्लिम समुदाय की दूरी से वह आंतरिक रूप से कमज़ोर भी था। ऐसा देसाई अपने भारतीय राष्ट्रवाद के तीसरे चरण की अवधि में कहते हैं, व्याख्या करते हैं। ए आर देसाई भारतीय राष्ट्रवाद के चौथे चरण को 1918 से लेकर 1924 तक की अवधि का मानते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को इस अवधि में व्यापकता मिलती है। मुस्लिम वर्ग भी राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश नीति से आहत होकर, नाराज होकर भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ता है। सेवर की संधि का परिणाम भारतीय मुस्लिम समुदाय वर्ग पर यह पड़ता है कि वह भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अब अपनी दूरी को मिटाकर राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हो जाता है। ए आर देसाई ने 1918 से 1934 तक की अवधि को भारतीय राष्ट्रवाद का चौथा चरण माना है। और चौथा चरण मानने के साथ साथ ए आर देसाई कहते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन को इस अवधि में व्यापकता मिलती है, अर्थात संपूर्ण भारत में राष्ट्रवाद की अवधारणा तेजी से विकसित होती है। जहाँ तीसरे चरण में भारतीय राष्ट्रवाद का प्रसार तो तेजी से होता है, परंतु मुस्लिम समुदाय वर्ग द्वारा इस राष्ट्रवाद से जो दूरी बनाई जाती है, उस दूरी को चौथे चरण में कमजोरी देखने को मिलती है। और सेवर की संधि का परिणाम यह होता है कि भारत का जो मुस्लिम समुदाय है वह वह राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रिटिश नीति से आहत होकर जुड़ जाता है, अर्थात भारत का राष्ट्रवाद अब एक व्यापक अवधारणा बन जाती है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय वर्ग भी इस राष्ट्रीय आंदोलन का एक महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। ऐसा ए आर देसाई अपने चौथे चरण की व्याख्या में कहते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जो पांचवा चरण है वह 1934 से लेके 1938 तक की अवधि का है। इस अवधि में गांधीवादी विचारधारा कमजोर होती है, उसका प्रभाव कमजोर होता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना इस अवधि में होती है, जिसका आधार बर्जुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी का तेजी से विस्तार भारत में होता है। इस अवधि में विभिन्न राजनीतिक इकाइयों में भी राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। ए आर देसाई भारत का जो राष्ट्रवाद का जो पांचवा चरण है उसे 5 वर्ष की अवधि में वर्गीकृत करते हैं, और यह अवधि 1934 से लेके 1938 के मध्य की है। देसाई कहते हैं कि इस अवधि में जो गांधीवादी विचारधारा है वह कमजोर होती है,
और गांधीवादी विचारधारा का जो कमजोर होने का कारण है वह है बुर्जुआ वर्ग अर्थात कम्युनिस्ट कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का तेजी से विस्तार होता है और यह कम्युनिस्ट पार्टी का तेजी से विस्तार होना यह बताता है कि भारत के जो विभिन्न राजनीतिक इकाइयां हैं उनमें भी राष्ट्रीय चेतना का विकास तेज गति से होता है। प्रारंभ में जब द्वितीय चरण की बात हमने की थी तो हमने यह कहा था कि 1885 से लेके 1905 तक की अवधि में जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो वह आगे चलकर राष्ट्रीय चेतना का एक राजनीतिक मंच उपलब्ध कराती है। लेकिन पांचवें चरण में देसाई कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अन्य जो राजनीतिक इकाइयां थी उन इकाइयों में भी राष्ट्रीय चेतना का विकास तेज गति से होता है और इसका कारण है कम्युनिस्ट पार्टी का तेजी से विस्तार होना। इस प्रकार अक्षर अमन देसाई भारत के राष्ट्रवाद की व्याख्या अंतिम अध्याय उपसंहार में 5 चरणों में कर स्पष्ट करते हैं। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 19 तक भारतीय राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि की स्थापना से संबंधित है। भारतीय समाज में सामाजिक धार्मिक राजनीतिक आंदोलनों की चर्चा से संबंधित है। भारत के अल्पसंख्यक वर्ग भाषाई वर्ग महिला वर्ग आदि में भारत के राष्ट्रवाद के विकास की बात को रखते हैं। साथ ही भारतीय राष्ट्रवाद में शिक्षा की भूमिका जनसंचार की भूमिका यातायात की भूमिका को भी देसाई विशेष रूप से स्थापित करते हैं और कहते हैं कि ब्रिटिश राज ने भारत में हिंदू और मुसलमानों में जो वैमनस्य है उसको तेज गति से उत्पन्न करने का काम किया। उसमें एक तरीके से उन दोनों के भाईचारे को समाप्त करने का प्रयास किया और उनमें दुश्मनी और कटुता का भाव पैदा करने का काम किया। क्योंकि ब्रिटिश आगमन से पूर्व भारत में जो संघर्ष थे वह जातीय थे, लेकिन ब्रिटिश आगमन के पश्चात भारत में जो सामाजिक संघर्ष हुए वह धार्मिक हुए और धार्मिक संघर्ष का मूल कारण ब्रिटिश सत्ता को AR देसाई मानते हैं। भारतीय सामंतवाद की चर्चा और भारत में ब्रिटिश शासन के पश्चात ब्रिटिश सामंतवाद की चर्चा भी AR देसाई करते हैं और कहते हैं कि भारतीय सामंतवाद दिखावे का प्रदर्शक रहा, जबकि ब्रिटिश सामंतवाद आर्थिक शोषण का प्रदर्शन रहा। और यह जो शोषण था और जो ब्रिटिश राज में जो शिक्षा का विकास था, इसी के कारण भारत में जो राष्ट्रवाद है वह तेजी से पनपा, ऐसा AR देसाई का मानना है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमारे जो पाठ्यक्रम में अक्षर अमन देसाई का जो ये कंसेप्ट है, जो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, स्नातक स्तर पर इसका शुरुआत महाराजा गंगा विश्वविद्यालय से हुई है और विद्यार्थियों के लिए यह जो भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि की जो अवधारणा है वह पढ़ने में भी अत्यंत रुचिकर होगी। और साथ ही हमारा जो इतिहास है जिसके माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार एक समूह बनता है और उस समूह में चेतना का विकास होता है और उस चेतना के विकास के माध्यम से हम एक सामाजिक परिवर्तन को देखते हैं, जिसे देसाई ब्रिटिश सत्ता का भारत में जो प्रभाव है उसके कमज़ोर होने से करते हैं, अर्थात औपनिवेशिक शासन व्यवस्था की समाप्ति को देसाई भारतीय राष्ट्रवाद का परिणाम मानते हैं। इस प्रकार इस 6 व्याख्यानों की चर्चा मैं आपसे कर चुका हूं और आपसे मैं ये आशा करता हूं कि इन 6 व्याख्यानों के आधार पर आप AR देसाई की जो ये भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि की जो अवधारणा है, जो यह पुस्तक उन्होंने लिखी है, उससे संबंधित अच्छे और गुणवत्ता मूलक नोट्स अपने स्तर पर तैयार करेंगे
और परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न को जरूर हल करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।